हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो साइक्लिक ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। 3-4 ही थ्योरम्स हैं, इसके ऊपर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। पहले हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन समझते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो किसी की पावर से जनरेट होता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर ये आपके पास एक ग्रुप है जी, ये आपके पास एक ग्रुप है जी, और ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो किसी एलिमेंट की पावर होंगे। मतलब सपोज आप इससे एक एलिमेंट उठाते हो तो वो कुछ देखने में ऐसा होगा a की पावर 3, दूसरा उठाते हो वो देखने में ऐसा होगा a की पावर 4, तीसरा उठाते हो वो देखने में ऐसा होगा a की पावर 5, नेक्स्ट उठाते हो वो देखने में ऐसा होगा a की पावर 0, नेक्स्ट उठाते हो वो देखने में ऐसा होगा a की पावर -1, ऐसे। तो ये सब कौन जनरेट कर रहा है? ये सब एक एलिमेंट जनरेट कर रहा है जिसका नाम है ए। और कैसे जनरेट कर रहा है? अपनी पावरें इंटीजर लगा रहा है, ए की पावर इंटीजर लगा रहा हूँ और ये एलिमेंट्स आते जा रहे हैं और ये मैंने जी में डाल दिए। तो जी एक ऐसा ग्रुप है जिसको इसकी इंटीग्रल पावर्स, इसकी इंटीजर वाली पावर्स क्या कर रही हैं? जनरेट कर रही है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है, हम उसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है जो जी है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए की पावर के हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ये ए लिखा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं जी इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब जो जी के एलिमेंट्स हैं वो बी की पावरों में है। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी है। क्या? अगर एक ग्रुप है उसको साइक्लिक कब बोलेंगे? अगर एक ऐसा एलिमेंट ए आएगा कि हर एक एलिमेंट जी का उसको इंटीग्रल पावर ऑफ ए में लिखा जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या? अगर आपने एक एलिमेंट लिया बी जी से और जी के अंदर ए जनरेट कर रहा है, तो जो बी होगा वो कुछ देखने में ऐसा होगा, ए की पावर में समथिंग होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि अगर आपने एक एलिमेंट लिया बी कहाँ से? जी से, तो जो बी है वो किस फॉर्म में होगा? ए की पावर एन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मैंने मानना हुआ है कि इस साइक्लिक ग्रुप को, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो जो हम जी को कैसे लिख सकते हैं? जी ऐसे। तो इसका मतलब जो जी है वो ए से जनरेट हो रहा है। ए से कैसे जनरेट हो रहा है? आप बस सिंपली ए की पावरें कर रहे हो, ऐसे ए की पावरें करते जाओ और इन सब का एक नया सेट बनाओ, तो जो बनेगा वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा जी, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे डाउट रहना नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ। जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो किसी एलिमेंट से जनरेट होता है, और जो एलिमेंट होता है उसकी पावरें लेते जाना है, इंटीजर होनी चाहिए पावरें मगर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है साइक्लिक ग्रुप की, ये आपने ग्रुप पढ़ा हुआ है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस ग्रुप के 3 एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स ओमेगा से बन सकते हैं, ओमेगा से बन सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है। ओमेगा की पावर 3 करो तो 1 आ जाएगा, 1 बन गया। ओमेगा की पावर 4 करो तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बन गया। ओमेगा की पावर 5 किया तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बन गया। मतलब हर एक को कौन जनरेट कर रहा है? किसकी पावरों से बन रही है? ओमेगा की पावरों से बन रहे हैं, और जो पावरें हैं वो इंटीजर है। ये जो ग्रुप है ये ओमेगा की पावरें करने से बन रहा है, और जो पावरें हैं वो इंटीजर है। तो इसका मतलब ये जो जी है ये ओमेगा से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो ये जी ग्रुप है ये आपका साइक्लिक ग्रुप होगा, जनरेटेड बाय ओमेगा। इसलिए हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट्स में ओमेगा। इसका मतलब जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट कौन कर रहा है? ओमेगा जनरेट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। तो ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल थी, ठीक है। अब हम करेंगे साइक्लिक ग्रुप के ऊपर थ्योरम। ये छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम को हम ध्यान से समझते हैं। क्या है थ्योरम? थ्योरम क्या है? जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है। इसका मीनिंग क्या है? जो जी है आपके पास, उसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल एलिमेंट्स हैं n एलिमेंट्स, वो टोटल एलिमेंट्स हैं n एलिमेंट्स, ठीक है। इफ जी कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, अगर जी के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है तो जी साइक्लिक ही होगा। इसका मतलब पता क्या है? कि अगर जी के पास टोटल n एलिमेंट्स हैं और जी का एक ऐसा एलिमेंट है a, सपोज a ले लो, और उसका जब आप ऑर्डर निकालते हो वो भी n ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप है। जो जी है वो क्या है? साइक्लिक ग्रुप। काफ़ी इजी थ्योरम है,
कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो थ्योरम तो कुछ भी नहीं है। देखो कैसे, अगर जी के पास n एलिमेंट्स हैं, सपोज वो n कुछ भी हो सकता है, वो n को मैंने मान लिया 5, जी के पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलता है और उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होता है 5, तो जी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या मतलब होता है वो आपको पता ही है। अगर ए का ऑर्डर n है तो इसका मीनिंग है ए की पावर n क्या आ रहा है e। अगर ए का ऑर्डर 5 है तो इसका मीनिंग है ए की पावर 5 क्या आ रहा है e। बस इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए तो हम थ्योरम कर देंगे। देखो कैसे, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या लिखा है कि ए मैंने एक एलिमेंट ले लिया जी से, तो मैंने जी से एक एलिमेंट ले लिया ए और उसको ऑर्डर मान लिया n, जैसे हमने माना उसको ऑर्डर क्या मान लिया मैंने n, ठीक है। अब देखो, अब मैंने एच लिया एक ऐसा सेट जो सब ग्रुप है जी का, मतलब अब मैंने क्या किया इस थ्योरम में, एक मैंने सब ग्रुप लिया, इस पहले मैं ये सब रब कर देता हूं। ये मैंने जी लिया, जी का एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और एच एक सब ग्रुप बनाया। एच क्या बनाया, एक सब ग्रुप बनाया है, और जो एच है उसके अंदर एलिमेंट्स ए की पावर आर रखे। मतलब एच जो सब ग्रुप बनाया है वो कैसे बनाया है, कैसे बनाया वो, जी का जो एक एलिमेंट है ए उसकी पावरें देख के बनाया है एच सब ग्रुप। वही मैंने लिखा, एच एक सब ग्रुप है मगर वो कैसे बना हुआ है, जो जी का एलिमेंट है उसकी पावरें दी हैं और वो पावरें आई दी है, आई मतलब इंटीजर दी है, ठीक है। हमने क्या किया, जी का एक एलिमेंट लिया ए, फिर उसकी पावरें देना स्टार्ट कर दी इंटीजर में और वो एक सब ग्रुप बन गया। वो जो सब ग्रुप बना वो जी का सब ग्रुप है। ये मैं क्वेश्चन में बोल रहा है एक ऑर्डर n है, एक ऑर्डर क्या है n। इसका मतलब क्या है कि जो h के पास एलिमेंट्स होंगे वो होगा e a स्क्वायर कहाँ तक n-1। अब आप बोलोगे a की पावर n कहाँ है, तो आपको पता है अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर n को ही हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, तो वो ये है, समझे, अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर n को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, आपको अलग से नहीं लिखना है। तो जो h है उसके पास ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर h के पास सब ऐसे एलिमेंट्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ ना h क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि h को कौन जनरेट कर रहा है, a जनरेट कर रहा है। सारे एलिमेंट a की पावर में है, देखो a की पावर कर रहे हो तो तभी h जनरेट हो रहा है। और जो e है बेसिकली ये भी तो a की पावर है, ये a की पावर n है, तो हम बोल सकते हैं h क्या है ऐसा। अगर हम किसी को ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब h साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, इसको a जनरेट कर रहा है, इसको a क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर h का और g का सेम है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो g का ऑर्डर है वो भी n है और हमने बोला कि जो h का ऑर्डर है वो भी n है। अगर h और g का ऑर्डर ही सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है जितने h में एलिमेंट्स हैं उतने ही g में एलिमेंट्स हैं। अगर h और g का ऑर्डर सेम है तो h के अंदर अगर 50 एलिमेंट है, g के अंदर भी कितने हैं, 50 एलिमेंट। अगर कोई किसी का सबसेट हो और दोनों के एलिमेंट सेम हो तो वो दोनों सेट बराबर ही होते हैं। जैसे अगर आपके पास ये A सेट है और ये आपके पास B सेट है, अगर इसके पास 50 एलिमेंट है और इस पूरे के पास भी, पूरे A के पास भी 50 एलिमेंट है और B A का सबसेट है, तो वो दोनों सेम ही हुए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब जो G है वही क्या है, H। और अगर H किससे जनरेट हो रहा है, A से, तो G भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, क्योंकि G भी किससे जनरेट हो गया, A से। तो ये इतनी छोटी सी थ्योरम है। ये थ्योरम छोटे छोटे मार्क्स में साइक्लिक की डेफिनेशन के साथ आ सकती है, तो काफ़ी छोटी सी थ्योरम है। ये तो ये थ्योरम है, G साइक्लिक हो गया। क्या किया आपने, एक G ग्रुप लिया, उसका एलिमेंट लिया, H एक सब ग्रुप लिया जो इसकी इंटीग्रल पावर से जनरेट हो रहा है, फिर एक ऑर्डर n है, ठीक है, तो H के पास ये एलिमेंट्स हो गए, तो H एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। मगर जो H का ऑर्डर है और जो G का ऑर्डर है वो सेम है, वो क्या है, सेम है, इसका मतलब वो दोनों सेम ही होंगे। तो अगर H साइक्लिक है तो G भी साइक्लिक होगा। प्रूफ हो गई थ्योरम। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। तो इस साइक्लिक ग्रुप के ऊपर पहली थ्योरम है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी, ये भी बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, मगर ये साइक्लिक की थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि देखो लिखा भी है, ये क्या बोलता है, हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। मतलब अगर आप एक साइक्लिक ग्रुप ले रहे हो, जैसे आपने G लिया और G साइक्लिक ग्रुप है, आप इसके दो एलिमेंट्स ले रहे हो, जैसे मैंने इसके दो एलिमेंट्स लिए हैं X और Y,
तो अगर आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसके बराबर होंगे, वाई एक्स के बराबर होंगे। कंडीशन जी साइक्लिक होना चाहिए। तो पहले मैंने मान लिया जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट कर रहा है, तो जी ऐसा होगा, वही लिखा, ठीक है। अब मैंने इसमें से दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई ले लिए। अब आपको पता है जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस एलिमेंट की पावर होते हैं। तो मैंने मान लिया एक्स की पावर मैंने क्या माननी है, ए की पावर एन, और जो वाई है उसकी पावर मैंने क्या माननी है, ए की पावर एम। क्यों, क्योंकि जो एक्स वाई है वो साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट, और साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट में जो एलिमेंट है उसकी पावर वाले आते हैं। तो ये आ गया एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मतलब क्या है, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। अब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। अब एन प्लस एम को हम एम प्लस एन भी लिख सकते हैं, फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। अगर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर आ रहा है तो जी इज एबिलियन ग्रुप। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में थ्योरम प्रूव की है, ठीक है। तो एवरेज साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। क्या कन्वर्ट्स ट्रू होता है, ये बड़ी बार पेपर में थ्योरम आई है। हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, तो वो लिखा है कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एक रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है एडिशन में, ये एबिलियन ग्रुप है मगर ये साइक्लिक नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पल दी हुई है साथ में, तो आपको पूरी थ्योरम एक ही थ्योरम है कि हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन तो होता है मगर हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। क्यों, एग्जाम्पल याद रखनी है, रैशनल नंबर अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप है मगर ये साइक्लिक नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एबिलियन ग्रुप तो आपको पता है, अगर आप एक रैशनल नंबर ले रहे हो दूसरा रैशनल नंबर ले रहे हो, दोनों को प्लस कर रहे हो, जैसे मर्जी प्लस करोगे सेम आंसर आएगा, तो एडिशन में तो एबिलियन ग्रुप है। मगर ये साइक्लिक नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने एक इंटीजर ले लिया m बाय n, मैंने एक इंटीजर ले लिया m बाय n, और ये जो m बाय n लिया ये जनरेटर किसका लिया, मैंने क्या होगा जनरेटर लिया, किसका जनरेटर लिया, क्या होगा। अब अगर ये m बाय n इंटीजर और ये जनरेटर है किसका, क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्यू के एलिमेंट है वो m बाय n ही जनरेट कर रहा है, समझे। अगर सपोज मैंने m बाय n एक रैशनल नंबर लिया और मैंने माना कि ये जो m बाय n है वो क्यू का जनरेटर है, इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर है वो m बाय n ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। और अगर वो m बाय n जनरेट कर रहा है तो जितने भी नंबर आएंगे, अगर ये हमने प्रूफ करना है साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, तो मैं मान रहा हूँ ये साइक्लिक है, तो मैं कन्वर्स बता दूंगा, ठीक है। मैंने क्या मानना, हमें प्रूफ करना है कि जो क्यू है वो साइक्लिक नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि ये साइक्लिक है। अगर कोई चीज़ साइक्लिक है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो कोई चीज़ जनरेट करती है। तो मैंने मानना कि जो रैशनल नंबर के पास जो m बाय n है वो इसके सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है, मतलब m बाय n की पावर करो तो रैशनल नंबर सब मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट आप क्यू का ले लो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, m बाय n का। तो मैंने एक एलिमेंट लिया 1/3n, 1/3n मैंने क्यू का एलिमेंट लिया। अगर 1/3n क्यू का एलिमेंट है तो जो 1/3n है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब m बाय n का मल्टीपल होगा इंटीजर वाला। क्यों, क्योंकि m बाय n इज जनरेटर ऑफ क्यू। अगर m बाय n क्यू का जनरेटर है तो जो क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो m बाय n जनरेट कर रहा है, और जो क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो m बाय n के इंटीग्रल मल्टीपल हैं तभी जनरेट हो रहे हैं। तो मैंने एक क्यू का एलिमेंट लिया 1/3n, तो 1/3n भी क्यू का एलिमेंट है। अगर वो क्यू का एलिमेंट है 1/3n तो उसको जनरेट कौन करेगा, m बाय n, तो जनरेट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये बेस का n और ये n क्या कर दिया, कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास टर्म 1/3 इज इक्वल टू km, 1/3 इज इक्वल टू km, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि k और m तो इंटीजर्स है मगर 1/3 इंटीजर नहीं है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि m बाय n रैशनल नंबर है तो m भी इंटीजर होता है n भी इंटीजर होता है, तो m इंटीजर है, m इंटीजर है, k भी इंटीजर है। दो इंटीजरों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, इंटीजर, मगर ये तो रैशनल नंबर है तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो k और m है वो इंटीजर्स हैं मगर जो 1/3 है, जो 1/3 है वो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने माना था कि जो m बाय n है वो क्यू का जनरेटर है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट क्यू का जनरेटर नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट से क्यू जनरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्यू साइक्लिक ग्रुप नहीं है, मगर ऑल दो क्यू इज एबिलियन ग्रुप। तो हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है मगर हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। उसके लिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है, आप इस वीडियो को दोबारा देखो, बड़ी जल्दी साइक्लिक ग्रुप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका साइक्लिक
साइक्लिक ग्रुप खत्म हो जाएगा, आज ही आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। आई होप कि आप लेक्चर अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से एग्ज़ाम दोगे।